गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो आपके बोर्ड के एग्जाम आपके आने वाले हैं, तैयारी आपने भी की है और सीबीएसई के एग्जाम तो पूरे भारत में सबने तैयारी कर रखी है। लेकिन इसमें एक बात को समझो, जब आप लोग स्कूल में कोई एग्जाम देते हो ना, तो कहीं ना कहीं हमको पता है कि बच्चा कितना सिंसियर है, बच्चा कितने क्लास में आता है, कितना ध्यान से सुनता है। तो ना चाहते हुए भी जब हम उसका एग्जाम, उसका पेपर जब चेक करते हैं तो वो चीज बैक ऑफ माइंड इट वर्क्स। लेकिन जब आपका एग्जाम जा रहा है सीबीएसई में, वहां का एग्जामिनर आपको नहीं जानता। सिर्फ एक चीज है जिसके थ्रू वो आपको जानता है या वो आपको जज करेगा, दैट इज योर आंसर राइटिंग। आप लिखते कैसे हो, ठीक, आपकी आंसर राइटिंग स्किल कैसी है। इसको आप एक छोटे से एग्जांपल से समझो। 10th क्लास में तो डिस्कस मैंने पहले भी किया था। देखो, सपोज देयर आर टू वॉरियर्स, दो लोग हैं, ठीक, पर्सन ए और पर्सन बी। दोनों वॉरियर्स हैं, दोनों तलवारबाजी सीखते हैं, दोनों का कोच भी एक ही है, दोनों प्रैक्टिस आवर्स भी दोनों के सेम ही है, दोनों 8-8 घंटे प्रैक्टिस करते हैं, फिजिकल स्ट्रेंथ सब कुछ सेम। एक चीज का डिफरेंस है कि जो आपका वॉरियर ए है, ये प्रैक्टिस के बाद जो उसकी स्वॉर्ड है, जो उसकी तलवार है, उसका भी ध्यान रखता है, उसको पॉलिश भी करता है, उसकी शार्पनेस भी चेक करता है, ठीक है, उसको केयरफुली तरीके से रखता भी है। ऑन द अदर हैंड जो ये वॉरियर बी है, ये केवल अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ पे और अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान देता है, लेकिन अपनी तलवार पे इसने कभी ध्यान दिया ही नहीं, इसको कभी लगा ही नहीं कि इतनी इंपॉर्टेंट है। तो इवेंचुअली जब ये दोनों एक दूसरे के सामने आएंगे तो दोनों में स्ट्रेंथ बराबर है, स्किल सेट बराबर है, जीतेगा कौन? ए वाला। क्यों? क्योंकि इसकी जो तलवार है उसके ऊपर इसने ध्यान दिया है, वो अच्छी कंडीशन में है और वो उसका साथ निभाएगी। इसके साथ उसका उल्टा हो जाएगा। तो आपकी स्वॉर्ड क्या है? अगर हम आपको वॉरियर समझ लें तो आपकी स्वॉर्ड है आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स। जो आप लिखोगे उसी से जज किए जाओगे। नॉलेज अगर थोड़ी कम भी हुई लेकिन आपने उसको प्रेजेंट अच्छे तरीके से कर रखा है, इट विल वर्क इन योर फेवर, ठीक है। तो इससे आपको पता लग गया होगा कि आज की क्लास क्यों लगाई जा रही है और कितनी इंपॉर्टेंट है। अब देखो, आपका एग्जाम जाएगा सीबीएसई में, तो हर एक टीचर के पास बहुत सारी शीट्स होती हैं और उनको इतना पता होता है कि पहले 2 लाइन देख के कि कौन बच्चा कितना लिखने वाला है। आगे चाहे आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें भी लिख रखी है, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि वो हमारा पेपर पढ़े, वो हमारा पेपर पढ़े। ये जिम्मेदारी किसकी है? हमारी। तो हमारा प्रेजेंटेशन इस तरीके से हो कि वो हमारे पेपर को पढ़ने की तरफ ध्यान दे। देखो, पहले तो हम बहुत बेसिक बातें डिस्कस करेंगे, बहुत छोटी छोटी, जो बच्चों को भी पता होनी चाहिए, और उसके बाद थोड़ी एडवांस चीजें। देखो, पहली चीज आपकी राइटिंग, ठीक, और ये विडंबना है कि मैं राइटिंग के बारे में बताऊंगा, इतनी खराब राइटिंग है। दूसरा आपका प्रेजेंटेशन, और लास्ट रहेगा आपका फ्रेमवर्क। तो राइटिंग के अंदर जो बहुत छोटी छोटी बातें, एक तो कोई वर्ड लिखते हो ना, जैसे आपने लिखा विकास, तो अल्फाबेट्स के बीच की स्पेसिंग, तो ऐसा ना हो कि आपने वी ऐसे लिख दिया, फिर ए ऐसे लिख दिया, आस, उसको पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है। देखो, एग्जामिनर को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम या आपने स्ट्रेन दिया उसके दिमाग पे, उसका खामियाजा भुगतोगे आप, ठीक है। आपने एक वर्ड लिखा प्रॉपर स्पेसिंग के साथ, फिर प्रॉपर गैप देके फिर अगला वर्ड लिखा, फिर प्रॉपर गैप देके अगला वर्ड, ताकि ना चाहे तो भी फ्लो में पढ़ता चला जाए। और जो आपके आंसर की शुरुआत है, पहले 2 लाइन बहुत ज्यादा इफेक्टिव होनी चाहिए, ताकि शुरुआत में उसको इंप्रेशन मिले कि नॉलेज है, या हम उसको सबकॉन्शियसली ये मैसेज दे पाए कि यस आई हैव द इंफॉर्मेशन अबाउट द। दूसरा, जब आप आंसर लिख रहे हो, सपोज इट इज योर शीट, मान लो आपने पॉइंट फॉर्मेट में आंसर लिखना है, ठीक, तो आपने एक हेडिंग दी। हमेशा 2 पेन यूज करना, आप करते भी हो, फिर भी मेरा काम है बताना। आपने एक हेडिंग दी, यहां आपने एक पॉइंट डाला, उसके बाद पॉइंट के बाद कुछ गैप दिया, फिर आपने अपनी बात लिखनी स्टार्ट की, फिर नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फिर आपको देनी है कोई सब हेडिंग।
तो सब हेडिंग दोगे आप बिल्कुल इसके नीचे, जहां से लाइन आ रही ना आपकी सीक्वेंस, यहां पे दिया आपने सब हेडिंग एक दूसरी, या सब पॉइंट लिखने तो यहां से लिखोगे, फिर अगला पॉइंट आपका यहीं से आएगा। जो आपके ये पॉइंट्स हैं, ये सीक्वेंस होगी एकदम सीधी। ये ऐसा ना हो कि एक पॉइंट यहां लगा रहे हो, एक पॉइंट यहां लगा रहे हो, एक यहां लगा रहे हो, एक यहां लगा रहे हो। मैंने 10th क्लास के पेपर चेक किए हैं, बहुत में समस्या आई। तो कम से कम जो शार्पनेस है ना, जिसको बोलते हैं एज की शार्पनेस, और पैराग्राफ में लिख रहे हो आप, तो जैसे ये लाइन यहां खत्म हुई तो अगली भी यहीं खत्म हो, तीसरी भी यहीं खत्म हो, कोई वर्ड आपका बीच में रह गया तो उसको ऐसे डैश लगा के उसको आगे पूरा करो। ऐसा नहीं है कि यहां आपने मार्जिन लाइन को भी क्रॉस कर दिया, यहां पे फिर ऐसे स्टार्ट कर दिया, कोई ऊपर लाइन है कोई नीचे लाइन है। आगे समझ में? तो पैराग्राफ में ये ध्यान रखोगे और पॉइंट फॉर्मेट में ये ध्यान रखोगे। नेक्स्ट देखो, पेपर को इस तरीके से बनाया जाता है, तो आपके 1 नंबर के क्वेश्चन है, 2 नंबर के क्वेश्चन है, उसको अगर आप सही टाइम अलॉट करोगे तो आपका एग्जाम टाइम से पहले खत्म हो जाएगा। बनाने वालों में भी तो दिमाग ही है, लेकिन आपको करना क्या है, जो 2 नंबर के क्वेश्चन है, 1 नंबर के क्वेश्चन है, उसमें कुछ बच्चे बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम कर देते हैं, उसको 1.5 पेज का लिख दिया, 2 पेज का लिख दिया, लास्ट में टाइम कम बचा तो 5 नंबर के क्वेश्चन को आपने स्पीड से कंप्लीट कर दिया। इस चीज के ऊपर ध्यान देना, आपकी टाइम मैनेजमेंट, और वर्ड लिमिट का भी ध्यान रखना। वर्ड लिमिट थोड़ी सी क्रॉस हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम नहीं रहनी चाहिए आपकी। सेकंड, इसी से मिलता जुलता है, जिस क्वेश्चन को जितने मार्क्स मिले हैं उसके अकॉर्डिंग ही उसमें कंटेंट डालो। ठीक है? दैट वॉज ऑल अबाउट राइटिंग। अब आ जाओ प्रेजेंटेशन के ऊपर। अगर किसी चीज को आप पिक्चर्स की फॉर्म में समझा सकते हो ना, एक बार मतलब MS धोनी थे किसी मीटिंग कह लो या कॉन्फ्रेंस कह लो, उसमें किसी ने उनसे पूछा था कि आप किस चीज को फॉलो करते हो जो इतनी सक्सेस मिली आपको। तो उन्होंने कहा, आई ऑलवेज फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट ऑन द रिजल्ट, एंड आई ऑलवेज फॉलो द कीप इट स्ट्रेट एंड सिंपल फॉर्मूला। किस फॉर्मूला? उस टाइम लोग सोचते रह गए थे क्या बोल दिया, कीप इट स्ट्रेट एंड सिंपल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बार्टर सिस्टम की बात आई थी, 10th क्लास में क्वेश्चन था बार्टर सिस्टम के ऊपर, उसमें पैराग्राफ पे पैराग्राफ लिखे जा रहे हो, इफ ही विल डू दिस, इफ ही विल हैव दिस, विल हैव, विल को इतना ज्यादा बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं इसलिए समझ पा रहा था क्योंकि गूंगे की भाषा समझती है, गूंगे की माँ पढ़ाया मैंने था 1 दिन पहले, तो मुझे समझ में आना ही था। देखो, चीजों को ना पिक्चर फॉर्म में सिंपल तरीके से भी समझा सकते हो आप। जैसे फॉर एग्जांपल बार्टर सिस्टम ही आ गया, तो चीजों को दिमाग में सिंपल रखो। जैसे आप बना दो एक के पर्सन ए, ठीक है, ही हैव कमोडिटी एक्स, फिर एक पर्सन बी बना बॉक्स के अंदर, ही हैव कमोडिटी वाई, फिर लिख दो केस 1, केस 2, if person B requires commodity X and person A requires commodity Y, then they can easily exchange their commodities. It is called barter system. 2 लाइन में कंप्लीट हो गया। If person A does not require Y commodity and person B does not require X commodity, तो उसमें क्या हो जाएगा? This is called problem of double coincidence. यही आपके क्वेश्चन में पूछा गया था। इसी को आप केस 1 केस 2 करके बता देते। केस 1 के नीचे लिख देते बार्टर सिस्टम, केस 2 के नीचे लिख देते प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस। इसको आपने 1 पेज में लिखा, ऊपर से फिर राइटिंग भी खराब लिखी। ये एक्सप्लेन करने के बाद अगर आप 3-4 लाइन वैसे भी लिख दोगे, उसको पढ़ने वाला कोई है नहीं, क्योंकि उसको समझ में आ गया देखने वाले को इस एग्जाम्पल से ही कि आपको वो चीज समझ में आ रही है। दूसरी चीज, अगर आप कोई मेन पॉइंट लिख रहे हो, अगर आपने कोई फैक्ट डालना है तो उसके आगे हमेशा आप लिखोगे अप्रोक्स। जैसे इंडिया के लिटरेसी रेट, तो हमेशा अप्रोक्स लगाना है। इंडिया के अंदर कितने नेशनल पार्क है? 106 किताब में दिए गए आपके, अप्रोक्स लगाओ। बुक आपकी पता नहीं कब लिखी गई है, उसके बाद कोई एक आधा ऐड हो गया हो, तो फैक्ट कभी भी एज इट इज नहीं लिखे जाते। दूसरी बात, कोई इंपॉर्टेंट चीज आपको लग रही है कि ये मैंने पढ़ी है, मुझे पता है, तो उसको हाईलाइट जरूर करना। जैसे सब हेडिंग को तो बॉक्स में डाल दो, या सब हेडिंग के नीचे डबल लाइन लगा दो।
ठीक है। और कोई अगर आपकी पैराग्राफ के अंदर कोई मेन पॉइंट आ रहा है तो उसको अंडरलाइन करते हुए चलो, अंडरलाइन दैट मेन पॉइंट। दूसरा, जब भी कोई आपका आंसर खत्म हो जाए, ये बड़ी समस्या देखने में आई थी कई बार, तो आप लिखना ही भूल जाते हो कि आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3। आपने वो ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर स्टार्ट कर दिया 10th वालों ने, तो पता चला ही नहीं कौन सा आंसर है, मुझे लगा पीछे वाले की कंटिन्यूएशन है। ठीक, तो ये चीज बिल्कुल क्लियरली मेंशन करो अलग अलग पेन से, आंसर 1 है, 2 है, उसके बाद थोड़ी जगह दो, और जब वो आंसर आपका खत्म हो जाए तो पेंसिल से या फिर ब्लैक पेन से डबल लाइन लगा दो सीधी कि ये आंसर खत्म, फिर अगला आंसर स्टार्ट। और अगर आप 5 नंबर का क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हो, 5 नंबर का या मैप है, तो उसमें कंजूसी मत करो भाई, नीचे से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, नीचे का पेज छोड़ दो, टाइम बचे 2 लाइन एक्स्ट्रा लिख देना, नए पेज से स्टार्ट करो। क्योंकि हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि एग्जामिनर को उसके ऊपर से नजर हट जाए उसकी, और कोई मेन 1 या 2 लाइन आपकी मिस हो जाए जो आपने बहुत अच्छी लिखी है। ठीक है, तो उसमें आप चले जाओ नेक्स्ट पेज के ऊपर। दूसरा, नेक्स्ट, जैसे आपको किसी चीज के टाइप्स बताने है ना, कॉजेज बताने, तो उसमें हमेशा कोशिश ये करो कि पिक्चर फॉर्म में बताओ। जैसे आपको ग्लोबल वार्मिंग के नेगेटिव पॉइंट बताने, तो लिख दो ग्लोबल वार्मिंग, बीच में लिख दो, उसके पॉइंट्स ऐसे करके लिख दो, नेगेटिव पॉइंट्स। एक तो आपका टाइम बचाएगा। ठीक, और देखो कुछ पता क्या होता है, कुछ जनरल इंट्रोडक्शन होते हैं हर एग्जाम में, हर जो आपका चैप्टर होगा ना, उसके कुछ जनरल इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स होते हैं। तो वो जैसे ही आपको पता लग गया कि ये क्वेश्चन उस चैप्टर का है, वो जल्दी जल्दी आप डाल सकते हो उसमें। फॉर एग्जाम्पल 12th में एक चैप्टर है HDI वाला, ठीक, तो उसमें 3-4 बातें तो आप स्टार्टिंग में ही लिख सकते हो कि HDI काम में आता है, और डॉक्टर महबूब उल्लक और अमृता सेन ने उसको इंट्रोड्यूस किया था टू मेजर द सोशल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। 3-4 बातें तो आप स्टार्टिंग में 3 पॉइंट तो लिख ही सकते हो, क्वेश्चन चाहे कुछ भी हो। 2 नंबर का 1 नंबर का क्वेश्चन हो तो डायरेक्ट वही लिखना जो पूछा गया है। 5 नंबर में क्वेश्चन आए तो हर चैप्टर के, जितने भी आपके चैप्टर्स हैं स्पेशली SS वाले, 3-4 पॉइंट हर चैप्टर के इंट्रोडक्टरी बना लो। बड़ा क्वेश्चन आए वो इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स आपने लिखने ही लिखने, बिल्कुल सीक्वेंस में। उसके बाद जो पूछा गया है उसके हिसाब से अपने आंसर को मोल्ड कर दो। आंसर का फ्रेमवर्क कैसे बनेगा, स्पेशली SS में, सबसे पहले तो व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ। ठीक, सबसे पहले जो चीज पूछी गई है, तो पूछा कुछ भी गया हो, 2 लाइन में ये बता दो वो चीज है क्या। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में पूछा गया, उसके नेगेटिव पॉइंट पूछे, तो ये नहीं कि नेगेटिव पॉइंट एकदम स्टार्ट कर दो, 2 लाइन में ही बता दो कि वो है क्या। क्योंकि आपको पता है जो नॉलेज आपको है, यही तो वो टाइम है उसका इस्तेमाल करने का, और इस्तेमाल कब करोगे, तो कब आई, क्या उसके पीछे वो था, 2 लाइन में, 3 लाइन में, और फिर उसके बाद उसके नेगेटिव पॉइंट्स। क्योंकि इस टाइम जो इन्फॉर्मेशन जो आपने पढ़ा है वो इस्तेमाल नहीं किया तो फिर कब करोगे। तो हर चैप्टर के इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स कर लो रेडी। ज्योग्राफी में खासकर फिजिक्स केमिस्ट्री हो तो आपको फॉर्मूले का यूज करना है। ज्योग्राफी अगर आपके पास है तो जो आप मैप पे दिखा सको, चाहे वो आपको दिखानी है, जैसे आपको कोई इंडस्ट्रियल रीजन दिखाने, ठीक है, तो एक तो आप लिख के आओ झारखंड वाला रीजन, दिल्ली ये वाला रीजन, ठीक है, महाराष्ट्र वाला, तो ऐसे नहीं करना आपको। मेक अ मैप लिख भी दो साथ में, और उस रीजन को शेड कर दो। जैसे यहाँ पे आपने मैच बना दिया, यहाँ पे डॉट लगा दिए, इस रीजन में कुछ, और यहाँ पे इंडेक्स में लिख दो कि इस शेड का मतलब ये है। जितना मैप का इस्तेमाल करोगे उतना अच्छा है। जैसे आपको सुएज कैनाल दिखानी है, आपके चैप्टर उसमें भी है भी सिलेबस में, सुएज कैनाल दिखानी है, तो ये सबको पता है कि भाई यूरोप का मैप और एशिया का मैप कोई भी दिमाग में लेके नहीं घूमता। तो आप बस एक रफ मैप बना दो, भाई ये है यूरोप, ये आपका मेडिटेरियन सी है, यहाँ पे आपका एशिया है, तो यहाँ बीच से या मेडिटेरियन सी या ये रेड सी, तो इसको जोड़ते हुए ये है सुएज कैनाल। और यहाँ पे लिख देना कि मैंने यूरोप बनाया है, ये मेडिटेरियन सी बनाया और ये एशिया बनाया है, उसको एक रफ फॉर्म में। पहली बात तो आपको मैप मिल ही जाएगा, आप डिमांड कर लेना, ना मिले तो रफ मैप जरूर साइड में बना दो। उससे सामने वाले के मन में ये इमेज जाएगी कि चाहे मैप अच्छा भी ना हो लेकिन आपने पढ़ा हुआ है। कि जो पढ़े, जो चीटिंग करके लिखेगा वो ऐसे थोड़ी लिखेगा। आपको पोर्ट्स दिखाने हैं और कुछ दिखाना, जितना हो सके जहां जहां मैप लगा सको वहां पर लगाओ, या फिर रफ मैप बनाओ। तीसरी चीज, अब लास्ट आपका फ्रेमवर्क। देखो क्वेश्चन जो है ना, सीधे सीधे हम सब पढ़ के जाते हैं,
जैसे आपने उसके बारे में पढ़ा, ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है। ग्रोथ और डेवलपमेंट का फर्क सबको पता है। कोई आपसे वहां पे पूछेगा इन दोनों का फर्क बता दो, आप जल्दी से जो भी आपने पढ़ा आप जल्दी जल्दी उल्टी करना शुरू कर दोगे कि तो पढ़ के आए, फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के फिर के आएगा। देखो इस चीज को समझो, एग्जाम केवल आपकी नॉलेज का नहीं है, उस नॉलेज को इंप्लीमेंट कैसे कर रहे हो, किस तरीके से घुमा के इंप्लीमेंट कर सकते हो, इस चीज का भी एग्जाम है। देखो इसको एक एग्जांपल से समझो आप, फिर कुछ क्वेश्चंस का एग्जांपल दूंगा आपको कि उन क्वेश्चंस में आप उसको कैसे अटेम्प्ट कर सकते थे जो आपसे पूछे भी गए थे। आपको क्रिकेट के बारे में नहीं पता, थोड़ा सा बता देता हूं, 2 मिनट का एग्जांपल है, इस पर टाइम वेस्ट ज्यादा नहीं करेंगे। यहाँ पे बैट्समैन, ठीक, यहाँ पे बॉलर। अब नेट में हर खिलाड़ी, नेट का मतलब प्रैक्टिस, नेट में हर खिलाड़ी तैयारी कर रहे हैं पुल शॉट की भी, पुल शॉट मतलब जो ऊंची बॉल आती है, और जो आगे बॉल टप्पा खाएगी उसकी भी, हर तरीके के शॉट की प्रैक्टिस करता है। हर प्लेयर शॉट की प्रैक्टिस करता है, कहां पे, नेट्स में। यानी नॉलेज सबको है हर शॉट खेलने की। अब सपोज करो कोई बॉलर है, उसकी बॉल पिच कर रही है यहाँ पे, इसको बोलते हैं फुल पिच, और हर बल्लेबाज के लिए जो बॉल आगे टप्पा खा रही है वो इजी रहती है बड़ा शॉट खेलने के लिए, लड़कियों के लिए आपको पता है। तो अब बैट्समैन यहाँ खड़ा है, बैट्समैन को बॉल चाहिए यहाँ, टप्पा खा रही है यहाँ, तो वो क्या करेगा, थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा ताकि बॉल को पूरा ले सके। अब बॉलर को ये बात पता चल गई, तो बॉलर क्या करेगा, अपने जो पिच है इसको और पीछे खींच के यहां टप्पा देगा बॉल को। अब जब बॉल को इतना पीछे टप्पा देगा तो बॉल उछल के आएगी उसके मुंह के ऊपर, तो कहा तो वो उम्मीद कर रहा था कि बॉल आगे आए, अब बॉल उछल के उसके फेस पे आ रही है। अब देखो पुल शॉट उसको खेलना आता है, उसने नेट में प्रैक्टिस की है, लेकिन उसका दिमाग इतना तेज नहीं है तो एकदम से अपनी इंफॉर्मेशन को एग्जीक्यूट कर दे अलग उसमें, तो बॉल छोड़नी पड़ेगी उसको। और अगर वो अपनी अवेलेबल इंफॉर्मेशन को, नॉलेज को एकदम से चेंज करने की क्षमता है उसमें, तो छोटी बॉल आ जाएगी, एकदम से फुल शॉट मार दे, 6 के लिए चली जाएगी बॉल। तो यही आपके बोर्ड के एग्जाम में है, जो आपने बेसिक जो फ्रेमवर्क है, आपके जो चैप्टर का जो भी आपका समरी है वो आपने पढ़ी हुई है, उसी समरी को वो क्वेश्चन जो मोल्ड करके देगा उसके हिसाब से आपको अपनी लैंग्वेज मोल्ड करके चीजें वही लिखनी है सारी की सारी, ठीक है। इसका एग्जांपल देखो आप, जैसे आपसे पूछा जाए ग्रोथ और डेवलपमेंट का फर्क, 12th वालों से बात कर रहा हूं, तो आप आराम से लिख दोगे, किसने उसको इंट्रोड्यूस किया ये भी लिख दोगे, सारा पढ़ के गए। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा इस तरीके से आ जाए कि टेकिंग जीडीपी एज द ओनली क्राइटेरिया डज नॉट शो द रियल पिक्चर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। है तो सिलेबस में सही, ये तो कह नहीं सकते आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन इसमें आपको शुरुआत किस तरीके से करोगे आप, क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से, कि यस टेकिंग जीडीपी एज द ओनली क्राइटेरिया टू मेजर ह्यूमन डेवलपमेंट मे नेग्लेक्ट मैनी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स। और फिर उसके बाद आपको फिर वही बातें लिख देनी है जो आपने जीडीपी में एचडीआई के बारे में पढ़ी थी। इट विल नेग्लेक्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हेल्थ, इट विल नेग्लेक्ट एजुकेशन लेवल, इट विल नेग्लेक्ट एक्सेस टू रिसोर्सेज, जो आपने एचडीआई में पढ़ा था, जो सीधा क्वेश्चन आने पे आप लिखते, वही सारी बातें आपको लिख देनी है। बस आपने क्वेश्चन को मोल्ड कर दिया, अपनी इंफॉर्मेशन को मोल्ड कर दिया क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से। देखो ये सोच के चलो, वो आपसे कोई बाहर की चीज पूछने वाला नहीं है, जो आपके चैप्टर में है, खासकर बड़े क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव, वो वही पूछे जाएंगे जो आपकी बुक में है, उसमें फंसना नहीं है, क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से आप आंसर स्टार्ट करोगे। जैसे इसका दूसरा एग्जांपल, ग्लोबलाइजेशन के बारे में सबने पढ़ा है ना, 10th वालों को परसों ही बताया था कि लोगों के मूवमेंट, कल्चर की मूवमेंट, कमोडिटीज की मूवमेंट, कैपिटल की मूवमेंट एक देश से दूसरे देश, इसका ग्लोबलाइजेशन। इसके बेनिफिट आप सबको पता है, रटे हुए होंगे दिमाग में, इसके डिसएडवांटेजेस भी रटे हुए होंगे। अब क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, इफ अ कंट्री कीप्स इटसेल्फ अवे फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, हाउ वुड इट, या फिर हाउ वुड इट अफेक्ट इट्स सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ, या कैसे वो उसके उस चीज को अफेक्ट करता है। ठीक, यहां पे आपने कुछ नहीं करना, आपको ग्लोबलाइजेशन के बेनिफिट भी पता है, नेगेटिव पॉइंट भी पता है, जिस जो लैंग्वेज क्वेश्चन में है वही लिख के, और फिर उसके बाद जो आपने ग्लोबलाइजेशन के बारे में क्या पढ़ा है कि ये चीजें होती हैं, ये पढ़ा हुआ है ना, उसमें क्या हुआ है, अगर कोई ग्लोबलाइजेशन से अपने आप को दूर रखे तो उसी का उल्टा लिख दो कि लोग एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट नहीं होगी, कमोडिटीज की मूवमेंट नहीं हो पाएगी, एजुकेशन और स्किल्स की मूवमेंट, इंफॉर्मेशन नॉलेज की मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह नहीं होगी। इससे होगा क्या, वो देश अलग थलग पड़ जाएगा, अकेला पड़ जाएगा, वहां पे फिर ह्यूमन डेवलपमेंट भी नहीं होगी, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग घटेगा, महंगाई बढ़ेगी। एग्जाम्पल नॉर्थ कोरिया।
ठीक, चीजें वही है। आपने ग्लोबलाइजेशन के बेनिफिट तो पढ़े हुए हैं, क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया तो वही बातें नहीं होंगी। ग्लोबलाइजेशन के होने से जो बातें होती हैं वो ग्लोबलाइजेशन के ना होने से नहीं होंगी। अब ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में सपोज क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन के आने से फार्मर्स की लाइफ पे क्या असर पड़ा, फार्मर्स की लाइफ पे क्या असर पड़ा। तो इसमें आपको हर जगह फार्मर लगा देना है बस, और जो ग्रीन रेवोल्यूशन के पॉजिटिव पॉइंट हैं उन पॉजिटिव पॉइंट को एज इट इज लिख के, और इसने फार्मर्स की लाइफ को पॉजिटिवली इंपैक्ट किया, इससे फार्मर की आय बढ़ गई, क्योंकि HYV सीड्स वाला पॉइंट लिखना है आपको। यानी पॉइंट सारे सीक्वेंस में वही रहेंगे जो आपने पढ़ रखे हैं, डिफरेंस जो पूछा गया है वो उसमें ऐड करते हुए चले जाना, ताकि पढ़ने वाले को लगे कि आपने क्वेश्चन पढ़ के आंसर किया। और जो आखिरी के 5 ओवर में जो होता है कि भाई फिर तो आंख बंद करके बैट घुमाया जाता है ना, कुछ भी ना पता हो किसी क्वेश्चन के बारे में तो क्वेश्चन छोड़ना पाप है, क्राइम है बोर्ड में। क्योंकि कई बार ऐसा देखने में आता है कि देखो टीचर्स बाय नेचर ही दयालु होते हैं, तो निश्चिंत हो जाओ नंबर तुम्हारे ज्यादा ही ज्यादा आएंगे, जितने यहां पे आते थे इससे ज्यादा आएंगे, बिल्कुल खुश होके जाओ। आपको करना क्या है, पेपर पूरा करना है, एक क्वेश्चन भी छूटने ना पाए। जो इंट्रोडक्टरी पढ़ के जाओगे ना, क्वेश्चन कुछ समझ में नहीं आया तो उसको ही पूरा लिख दो, कोई ना कोई मैप बन दो। क्वेश्चन करके आओगे, बिल्कुल एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे, कोई फेल नहीं होने वाला, मार्क्स अच्छे ही अच्छे आएंगे। चेक करने वाले हैं वो अच्छे ही लोग।